सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, अंतःस्रावी तंत्र है, इसको अपन स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबको पता है अपनी साइंस बेच है, इसको अपन स्टार्ट कर दिया था। साइंस में सबसे पहले अपन ने बायोलॉजी ली थी और बायोलॉजी में अभी तक अपन जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, बोले तो जो पाचन तंत्र है एंड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, परिसंचरण तंत्र है, इन दोनों को अपन ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। तो ऑल ओवर बात करें आपके सिलेबस के अंदर, बायोलॉजी के सिलेबस में से 2 चैप्टर है वो अपन ने कवर कर लिए हैं। आज अपन तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो कौन सा है, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। और इसका आज अपना पहला लेक्चर रहने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए, लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट जो आपका कोर्स है फ्री में अपन यही यूट्यूब चैनल के ऊपर करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो जो एंडोक्राइन, मैंने हर बार आपको बताया, कोई भी बड़ा वर्ड होता है, यदि आप उसको तोड़ोगे तो उसी के अंदर उसका आंसर आपको मिल जाएगा। एंडो का मतलब क्या होता है, विद इन से, मतलब किसी चीज के अंदर। एंड क्राइन का मतलब क्या होता है, सिक्रेट करना। मतलब ये जो आपकी एंडोक्राइन जो सिस्टम है, जिसके अंदर जो एंडोक्राइन का मतलब क्या है कि किसी चीज के अंदर कुछ लिक्विड हो गया, कुछ भी चीज को सिक्रेट करना। वो चीज क्या सिक्रेट करेंगे, ये क्या सिक्रेट करते हैं, आपके हार्मोन्स को क्या कर देते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछ लीजिए कि भाई फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है, कि जो आपके एंडोक्राइनोलॉजी है इसके जनक कौन है। तो याद रखना, थॉमस जो आपके एडिसन है, इनको क्या माना जाता है कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बोला जाता है। इसके अलावा बात करें कि भाई जो हार्मोन है, क्योंकि आपको पता है एंडोक्राइन सिस्टम में अपन किसको डिस्कस करने वाले हैं, हार्मोन्स को करने वाले हैं। तो जो आपके हार्मोन्स है, ये सबसे पहले वर्ड किसने दिया था, बोले तो इसके बारे में सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था, जो आपके स्टार्लिंग है, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बता दिया था। अब जो आपका एंडोक्राइन होता है, ये एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कुछ आपकी ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। अब 1 बाय 1 करके अपन देखते हैं कि भाई टोटल कितनी ग्लैंड्स हैं जिनको एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी है। तो पहली तो आ जाती है आपकी पिट्यूटरी, बोले तो आपकी कौन सी आ जाती है, पीयूष ग्रंथि आ जाती है। फिर आपकी थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, आपकी पेनक्रियाटिक ग्लैंड है, आपकी एड्रेनलिन ग्लैंड है, एंड आपकी गोनेड्स है। गोनेड्स के अंदर कौन आ जाते हैं, फीमेल्स की बात करें तो उनमें ओवेरी आ जाता है, मेल की बात करें तो उनमें टेस्टिस आ जाता है। ये दोनों के दोनों जो डायग्राम है, ये आपको देखने को मिल रहा है। ये मेल का डायग्राम है, ये फीमेल का डायग्राम है। यदि बात करें सबसे पहले पीनियल ग्लैंड की, तो सबसे पहले जो आपकी पीनियल ग्लैंड है, ये दोनों के अंदर कहां होती है, एकदम बीच वाला जो सेंटर है, पीनियल ग्लैंड को ही तीसरी आंख बोला जाता है। शिवजी के अंदर जो तीसरी आंख थी ना, वो क्या थी भाई, पीनियल ग्लैंड थी। तो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट टाइम में ये क्या हो, अभी मतलब दिखती नहीं है अपन को। तो एक्चुअल में आप ये समझने के लिए ले सकते हैं, पीनियल ग्लैंड कहां होती है, आपके सेंटर के अंदर होती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक नाम आ रहा है हाइपोथैलेमस, लेकिन यहां पर अपन ने कभी भी कहीं भी हाइपोथैलेमस का नाम नहीं सुना। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका हाइपोथैलेमस है, ये एक ऑर्गन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन उसको क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम में कर देंगे। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, मतलब ये किसी भी तरह की कोई ग्लैंड नहीं होती है जो आपका हाइपोथैलेमस होता है। इसके बाद में पिट्यूटरी की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपकी यहीं पर होती है। पैराथायरॉइड ग्लैंड की बात करें तो जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, ये आपकी कहां पर होती है, यहां पर होती है। ठीक ऐसे ही जो थायराइड ग्लैंड पे होती है, वो भी यहीं पे होती है। थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड दोनों क्या होती है, एक ही जगह पर प्रेजेंट होती है। जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, इसके कोनों के ऊपर क्या है, आपको क्या देखने को मिलेगी, जैसे डायग्राम की बात करें तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरह से क्या होगी, पैराथायरॉइड आपको ग्लैंड देखने को मिल जाएगी। फिर बात कर लेते हैं थाइमस ग्लैंड। जो थाइमस ग्लैंड होती है, ये जो आपके दोनों के दोनों फेफड़ों के बीच में वाली ये जो है स्टर्नम है, यहां पर क्या होती है आपकी, ये दोनों के अंदर देख रहे हैं, ये थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो जो आपकी एड्रेनलिन जो ग्लैंड होती है, ये एक्चुअल के अंदर जो आपकी किडनी होती है, उस किडनी के जस्ट ऊपर क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड देखने को मिलती है। ये आप मेल फीमेल के अंदर देख लीजिए, एंड ये आपकी किसमें है, मेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक ऐसे ही पेनक्रियास की बात करें तो ये अपने जिस टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या होता है, आपका पेनक्रियास होता है, तो ये पेनक्रियाटिक ग्लैंड हो जाएगा। अब गोनेड्स की बात करें तो मेल के अंदर तो गोनेड्स के रूप में क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। जबकि फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या प्रेजेंट होती है, ओवेरीज प्रेजेंट होती है। तो ये अपन ने बात कर ली। टोटल आपकी कितनी रहने वाली है, 9 आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड रहने वाली है, जिनको अपन एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो ये जो डायग्राम है इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें आपको लोकेशन दिख रही होगी कि कौन सी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कहां पर प्रेजेंट होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये डायग्राम
रहने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैं कब से ग्लैंड ग्लैंड बोल रहा हूं, ये आखिरकार ग्लैंड होती क्या है। तो ग्लैंड की डेफिनेशन की बात करें तो ग्लैंड भाई ज्यादा कुछ ही नहीं है। मान लीजिए कोई आपकी सेल है, कोई भी आपका ऑर्गन है या कोई भी अंग है, वो क्या करता है, यदि कोई पदार्थ है उस पदार्थ को यदि सिक्रेट कर रहा है तो वो पदार्थ क्या हो सकता है, वो पदार्थ के रूप में हार्मोन भी हो सकता है, डाइजेस्टिव आपका जो हार्मोन मतलब सॉरी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो भी हो सकता है, आपके पसीना हो सकता है, इसके अलावा जो आपके आंसू है, आपका स्लाइवा है, लार है, टीयर्स है, ये सारी चीजें भी क्या हो सकती है। और बात करें तो जो मेमोरी ग्लैंड से जो दूध निकलता है वो भी क्या हो सकता है, आपकी एक तरह की ग्लैंड। मतलब ग्लैंड से क्या क्या निकलते हैं, आपके हार्मोन हो गए, पाचक रस हो गए, पसीना हो गया, आंसू आ गया, लार आ गया, एंड आपके क्या आ गए, दूध आ गए। किसी भी ऑर्गन से निकल रहा है तो वो आपकी क्या आ जाती है भाई, ग्लैंड आ जाती है। चलिए ये अपने देख ली भाई डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं कि ग्लैंड आखिरकार कितने प्रकार की होती है। तो मेनली जो आपकी ग्लैंड होती है, ग्रंथियां होती है, वो कितने प्रकार की होती है भाई, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहली बात कर लेते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, बोले तो एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरी आपकी कौन सी है, बहिस्त्रावी ग्रंथियां, बोले तो एक्सोक्राइन ग्लैंड। तीसरी ग्लैंड की बात करें तो आ जाती है आपकी मिक्स्ड ग्लैंड, जिसको क्या बोला जाता है, मिश्रित ग्लैंड बोला जाता है। अब देखिए इनके नाम में ही इनका आंसर लिखा हुआ है। एंडो, एंडो मतलब क्या होता है, अंदर। एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां तो क्या होगी, अंदर की साइड में प्रेजेंट होगी। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होगी, बाहर की साइड में प्रेजेंट होगी। एंड मिक्स्ड ग्लैंड क्या होगी, इन दोनों के कैरेक्टर्स होंगे वो मिक्स ग्लैंड में देखने को मिलेंगे। तो इनको वन बाय वन पहले अपन डेफिनेशन देख, मतलब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि आखिरकार इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो पहले मिक्स ग्लैंड की बात, हाँ चलिए तो फिर सबसे पहले अपन इनमें इन दोनों में क्या देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं कि जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है एंड आपकी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अपन एंडोक्राइन की बात कर लेते हैं। तो जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये क्या होती है, डक्टलेस होती है। मतलब इनमें किसी भी तरह का डक्ट नहीं देखने को मिलता है। जबकि एक्सोक्राइन के अंदर क्या होती है, डक्ट ग्लैंड होती है, इनमें डक्ट प्रेजेंट होती है। अब इस वर्ड, इस चीज का, इस लाइन का अर्थ क्या है, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको देसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आपकी नहाने की इच्छा हो रही है आपको कि भाई आपको नहाना है। तो नहाने के आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो है कि भाई आप डायरेक्ट शॉवर चलाएंगे और शॉवर के नीचे नहा लेंगे इजीली। दूसरा यह है कि नल वहां पे दूर है और आप एक पाइप लेके आएंगे, एक साइड में पाइप लगाएंगे, फिर दूसरी साइड वाले पाइप से आप क्या कर लेंगे, नहा लेंगे। जो आपने वहां से नल से जो पाइप लगा के पाइप से नहा रहे वो तो आपकी कौन सी आ जाती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब जो आपका पाइप है वो एक तरह से क्या है, डक्ट है। मतलब उस पाइप में मान लीजिए जो पानी है, वो पानी तो क्या हो गया, आपका हार्मोन ले लीजिए, उसको आप डाइजेस्टिव एंजाइम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो हो गया। एंड आप कुछ ऑर्गन हो गए, दूसरा वो ऑर्गन हो गया। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस चीज का यूज हुआ है, डक्ट का यूज हुआ है। तो वो तो किस में आ जाती है, आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आ जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो सीधी सी बात है, नहाने की इच्छा, बटन दबाई और शॉवर डायरेक्ट आपके पास में आ गया, बल्कि आप उस पाइप के पास में नहीं गए। मतलब पाइप के थ्रू नहीं आया, डायरेक्ट आपके पास में पानी आ गया। तो वो आपका कौन सा है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। बस ये थोड़ा सा समझने के अकॉर्डिंग था, इसका लॉजिक कुछ भी नहीं है। मतलब वास्तविकता से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं है दूर दूर तक, बस समझाने के लिए मैंने चीज आपको बताई है। चलिए तो जो आपका एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जिस चीज का सिक्रेशन किया जाता है वो क्या होता है भाई, आपका हार्मोन होता है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जिस चीज का सिक्रेशन किया जाता है वो आपके क्या हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, आपका पसीना हो सकता है, स्वेट हो सकता है, इसके अलावा आपका स्लाइवा हो सकता है, आपकी लार हो सकती है। ठीक है सब। आगे बात करें तो जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होगी ये क्या करेंगी, जिस भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगी, ये क्या कर देगी, डायरेक्ट ब्लड के अंदर उस चीज को छोड़ देगी। कहां छोड़ देगी, डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम रहेगा, उसके अंदर हार्मोन्स को क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। फिर जो आपके हार्मोन, आपका जो ब्लड है उसके अंदर जो भी हार्मोन है वो एक जगह से दूसरी जगह जहां उनको जाना रहता है वहां पर वो चले जाते हैं। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर पार्टिकुलर क्या होता है, एक पाथवे होता है कि मतलब डक्ट या ट्यूब के द्वारा ही क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रेवल करती है। जबकि इनमें डक्ट तो है नहीं, तो ये डायरेक्ट कहां कर देगी, आपके ब्लड में उस चीज को छोड़ देगी और ब्लड उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके चला जाएगा। चलिए तो जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है इनके अंदर वही मैंने आपको बताया, थायराइड आ गई, पिट्यूटरी ग्लैंड आ गई, एड्रिनल ग्लैंड आ गई, जितने भी आपकी ग्लैंड्स एंडोक्राइन वाली वो सारी की सारी इसमें आ जाती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर कौन कौन सी आ गई, आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड आ गई, स्लाइवी आपकी ग्लैंड आ गई आपकी, इसके अलावा स्वीट ग्लैंड आ गई। ये सारी की सारी क्या आ जाती है, आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड में आ जाती है। यदि एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन की बात करें तो इनका मेनली फंक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म के अंदर ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ग्रोथ के अंदर,
डेवलपमेंट के अंदर, एंड जो वाटर एंड जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनका जो बैलेंस बनाने के अंदर क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जब कि अपन एक्सोक्राइन की बात करें, ये भी अपन एंडोक्राइन देख ली, एक्सोक्राइन की बात करें तो एक्सोक्राइन का क्या फंक्शन रहता है कि भाई ये क्या करता है, जो भी आपका बॉडी का टेम्परेचर है इसको रेगुलेट करना किसके द्वारा, पसीने के द्वारा। ये सारा का सारा किसके द्वारा किया जाता है, आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर जो मेन पॉइंट है, बस मेन पॉइंट आपको एक तो ये याद रखना है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये क्या होती है, डक्टलेस होती है, और इनमें क्या होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है। इनके द्वारा हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, और इनके द्वारा एंजाइम हो गया, स्वीट हो गया, एंड आपके सलाइवा हो गया, इनका सिक्रेशन होता है। जबकि ये क्या करती है, हार्मोन को डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देती है, और ये आपका क्या होता है, एक पाइप के द्वारा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर नहीं छोड़ती है। मेन आपको ये 3 पॉइंट है, ये आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है। तो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात कर लेते हैं मिक्स ग्लैंड की। तो मिक्स ग्लैंड वो होती है जिसके अंदर एंडोक्राइन वाला पार्ट भी प्रेजेंट होगा और आपका एक्सोक्राइन वाला भी पार्ट प्रेजेंट होगा। और याद रखना मिक्स ग्लैंड का ओनली फॉर एक ही एग्जांपल है, वो आपका कौन सा है, पेनक्रियाज है, वो आपका अग्नाशय है। तो जिस टाइम पे अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको एक्सोक्राइन के बारे में, तो उसका जो पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है इसको अपन ने डिटेल के अंदर एक्सप्लेन में पढ़ लिया था। एंड अब जो अपना मैंने आपको उस टाइम बताया था कि जिस टाइम पे अपन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब अपन इसका एंडोक्राइन वाला पार्ट देखेंगे। तो अभी अपन क्या करेंगे, ओनली फॉर जो आपका एंडोक्राइन वाला पार्ट है इसको देख लेंगे। एक्सोक्राइन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए अब कुछ 2 पॉइंट है, वो दो पॉइंट आपको याद रखने हमेशा के लिए, यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। सबसे आपको पूछ लिया जाए कि भाई सबसे बड़ी मर्जब मतलब सबसे लार्जेस्ट जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी है, तो याद रखना वो आपकी लीवर है। एक तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं कि भाई सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो याद रखना वो भी आपकी यकृत है। ये दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों को एग्जामिनर कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, लेकिन आंसर दोनों का क्या होगा भाई, एकदम सेम होगा कि सबसे बड़ी जो बृहस्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी है, वो भी आपकी यकृत है। एंड सबसे बड़ी है ना लार्जेस्ट जो आपकी ग्लैंड है वो भी आपकी कौन सी रहने वाली है भाई, लीवर रहने वाली है। ये भी अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में डिटेल के अंदर इसको भी एक्सप्लेन कर दिया था। तो चलिए अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपकी ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको क्या बोला जाता है, हाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को किस नाम से जाना जाता है, हाइपोफाइसिस। एंड हाइपोफाइसिस ही क्या है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, बोले तो गंगाधरी शक्तिमान है। आगे बात करें तो जो इसकी शेप की बात करें, इसके आकार की बात करें, तो इसका जो शेप होता है वो कैसी होती है, जो मटर का आपने दाना देखा होगा ना, ठीक सेम टू सेम क्या होती है, मटर के दाने के जैसे क्या होती है, इसकी साइज होती है। मटर का दाना यानी पी का, जिसको पी बोलते हैं। आगे बात करें इसका वेट पूछ लिया जाए तो इसका वेट याद रखना आप, मेल के अंदर यदि इसका वेट पूछ लिया जाए तो 5 से 6 ग्राम, कितना 0.5 से 0.6 ग्राम तक क्या होता है, मेल के अंदर इसका वेट होता है। जबकि फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर 0.6 से लेके 0.7 ग्राम तक क्या होता है, इसका वेट होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेट आपको पूछा जाता है तो वेट को आप याद रखना है। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड की आपसे लोकेशन पूछ ली जाए कि भाई पीयूष ग्रंथि आखिरकार कहां प्रेजेंट होती है, तो याद रखना जो आपका देखिए हाइपोफाइसिस मतलब जो आपका मस्तिष्क का जो अग्र वाला पार्ट होता है ना, कौन सा, जो आपका फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन के अंदर जो आपका डाइसिफिलोन वाला रीजन होता है, कौन सा, डाइसिफिलोन वाला, उस डाइसिफिलोन वाले पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। हाइपोथैलेमस से आप देखिए ये आपका क्या है, हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है। हाइपोथैलेमस से एक रस्सी लटकी हुई रहती है, वो जो रस्सी लटकी हुई रहती है इस रस्सी को क्या बोला जाता है, इनफंडिबुलम बोला जाता है। और इनफंडिबुलम से ही क्या होते हैं, इस तरह से 2 मटर के गोले हैं, ये क्या होते हैं, लटके हुए रहते हैं। इस तरह से 2 मटर के गोले हैं, ये लटके हुए रहते हैं। यही आपकी क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। एंड ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है इसको भी क्या है, Z+ की सिक्योरिटी मिलती है। और ये Z+ की जो सिक्योरिटी है वो इसको कौन देती है, जो आपकी स्फिनोइड बोन है, ये स्फिनोइड बोन क्या दे देती है, इसको Z+ सिक्योरिटी दे देती है। और ये जिसे खांच के अंदर प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाता है, सेला टर्सिका बोला जाता है। तो ये
इसकी लोकेशन है, ये चीज आपको याद रखनी है कि जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है ये अग्र मस्तिष्क का जो डाइसिफिलोन पार्ट है उसका जो हाइपोथैलेमस है उससे एक इनफंडिबुलम नामक क्या होता है, एक धागा होता है, वो क्या होता है, लटका रहता है। उससे क्या होती है, आपकी पीयूष ग्रंथि जुड़ी हुई रहती है, जो कि उसको सुरक्षा प्रदान कौन करता है, स्फिनोइड हड्डी से बनी हुई क्या होती है, सेला टर्सिका एक खांच होती है। उस खांच के अंदर क्या होता है भाई, ये इजीली सेफली क्या होती है, वहां पर बैठी रहती है और हर एक चीज को क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बड़ी आपकी क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। मतलब ऐसे नहीं कि साइज में बड़ी, मतलब सबसे बड़ी जिसके सबसे ज्यादा फंक्शन रहने वाले हैं। तो चलिए ये अपन ने थोड़ा सा इसका बेसिक देख लिया। अब अपन बात करते हैं कि जो आपका हाइपोथैलेमस है, जैसे कि मैंने जो चीज अभी पीछे की स्लाइड में जो चीज बताई सेम टू सेम वही चीज है, वहां पर एक वर्ड आ गया था भाई हाइपोथैलेमस। वो हाइपोथैलेमस आखिरकार क्या है, एक लाइन के अंदर बस इतना आपको याद रखना है कि जो आपका हाइपोथैलेमस है इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। पहले क्या था, पहले ये जाना जाता था कि मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई तब पता चला कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी एक आदमी बैठा है, वो क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसीलिए जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको तो ओनली फॉर मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, जबकि जो आपकी हाइपोथैलेमस है इस हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहने वाला है। इसके अलावा ये नीचे वाला पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका हाइपोथैलेमस है ये क्या होता है, ओनली फॉर आपके मस्तिष्क का एक पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस क्या है, आपके मस्तिष्क का भाग है, लेकिन एक्चुअल में ये अंतःस्त्रावी ग्रंथि का भाग बिल्कुल भी नहीं है। तो कई बार ये पूछ लिया जाए कि क्या आपका जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, तो आपको याद रखना ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये ओनली फॉर क्या होता है, ब्रेन का ही एक क्या होता है, पार्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखना है। बस हाइपोथैलेमस में आपको ये एक दो चीज है, इन्हीं को याद रखना है। वापिस से पिट्यूटरी ग्लैंड पे आते हैं। तो जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब ऐसे लटके हुए रहते हैं। इनफंडिबुलम द्वारा दो लोब है, हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम रस्सी निकलती है, उससे दो लोब लटके हुए रहते हैं। तो ये जो दो लोब है इसमें से ये वाला जो लोब है इसको एंटीरियर लोब बोलेंगे, ये वाला लोब है ये आपका कौन सा है, पोस्टीरियर लोब होता है। ये थोड़ा बड़ा होता है, ये साइज के अंदर छोटा होता है, चीज पूछी नहीं जाती है, बस मैंने थोड़ा सा बता दिया कि जो आपको बताए थे ना कि दो गोले हैं वो लटके हुए रहते हैं, तो उसमें से एक गोला तो एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, दूसरा आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो जाता है। बस इतना सा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात कर लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, क्या उनका फंक्शन रहता है। यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑलमोस्ट आपके 9 तरह के हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं। सबसे ज्यादा जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं एंड रेगुलेट जिनको करते हैं वो सबसे ज्यादा आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। तो फर्स्ट नंबर का इसमें जो हार्मोन है वो आ जाता है आपका ग्रोथ हार्मोन, जिसको वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है या इसको जीएस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसी का एक दूसरा नाम और है जिसको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्टकट में SPH के नाम से जाना जाता है। तो मतलब इसके कितने नाम हो गए, दो हो गए, एक तो ग्रोथ हार्मोन, एक सोमेटोट्रोपिक इसका हार्मोन हो जाता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये क्या करता है। तो जो आपका ग्रोथ है कि नाम से ही पता चल रहा है, ग्रोथ मतलब जिस टाइम पे आप इतने से बच्चे थे और अभी आप इतने बड़े हो गए, तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो किसका रहता है, ग्रोथ हार्मोन, या बोले तो सोमेटोट्रोपिक जो आपका हार्मोन है इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब वही चीज है कि हर चीज की अति क्या होती है, भारी होती है। यदि मतलब इसकी कमी हो जाए तो भी आपके अंदर कोई डिजीज हो जाएगी, और यदि ये ज्यादा हो जाएगी तो भी क्या हो जाएगा, आपके अंदर किसी न किसी प्रकार की डिजीज है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके हाइपोसिक्रेशन से क्या हो सकता है। मतलब यदि इसका अल्प स्राव हो जाए, यदि ज्यादा सिक्रेट हो जाए। अब यदि क्या, सॉरी सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइपो की बात कर लेते हैं। मतलब ये इसका सिक्रेशन क्या हो, यदि कम हो जाए तो क्या होगा। यदि सिक्रेशन इसका कम हो जाता है तो आप क्या रह जाओगे भाई, ड्वार्फ रह जाओगे। कैसे रह जाओगे, बोने रह जाओगे। तो याद रखना, यदि आपका ग्रोथ हार्मोन है यदि किसी के अंदर कम सिक्रेट हो रहा है तो उसकी हाइट नॉर्मल हाइट से क्या रह जाती है, कम रह जाती है। मतलब वो कैसा हो जाता है, बोना हो जाता है। जबकि दूसरी कंडीशन में ले लीजिए कि हाइपर सिक्रेशन, यदि इसका सिक्रेशन क्या हो जाए, नॉर्मल से क्या हो जाए ज्यादा, यदि इसका सिक्रेशन हो जाए तो आप भाई खल्ली के जैसे देखने लग जाओगे। तो उसको क्या बोलेंगे, जाइंटिज्म बोलेंगे, जिसको जाइंट के जैसे मतलब विशाल का रूप
ले लेता है। भीम काय जिसको अपन बोलते हैं, भीम में आपने देखा होगा ना कितने बड़े बड़े हुआ करते थे दानव जैसे, ठीक वैसे क्या लग जाते हो भैया, आपका शरीर क्या हो जाता है, काफी ज्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप सबके सामने है खली का है कि भाई जो आपका WWE के अंदर जो खली है उनके अंदर क्या है, जाइंटिज्म है वो देखने को मिलती है। जबकि दूसरी आ जाती है एक्रोमेगोली। एक्रोमेगोली भी हो सकती है यदि आपका जो ग्रोथ हार्मोन है यदि ज्यादा सिक्रेट हो जाता है। एक्रोमेगोली में क्या हो जाता है, जो आपका जबड़ा हो जाता है ये क्या हो जाता है, काफी बड़ा, मतलब आपका फेस वगैरह है ये थोड़ा सा क्या है, अजीब सा है, वो आपको देखने को मिल सकता है जिस टाइम पे यदि आपने ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो जाए। तो ये तो अपने बात कर लिया पहले हार्मोन के, ग्रोथ हार्मोन के बारे में। दूसरा बात कर लेते हैं, आ जाता है थायरोट्रोपिक हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही पता चल रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब जो आपकी थायराइड ग्लैंड रहेगी इसको क्या करेगा, आपका ये वाला हार्मोन क्या करेगा, सिक्रेट करेगा। क्यों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या करती है, सबको कंट्रोल करती है। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, जो हाइपोथैलेमस होता है वो उसको कंट्रोल करता है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका थायरोट्रोपिक हार्मोन है या जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका मतलब क्या है, एक ही है। तो ये सीधी सी बात है, किसको करता है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है इसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि भाई तुम्हें क्या है, थायरोक्सिन को क्या करना है, सिक्रेशन करना है। तो जिस टाइम में थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तब आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेनली बात करें थायराइड ग्लैंड क्या करती है, थायरोक्सिन इसको हार्मोन रिलीज करना होता है। ये किस टाइम पे रिलीज करना है, कितना रिलीज करना है, कब बंद कर देना है, इन सब का रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। बस इतना सा आपको क्या करना है। ठीक ऐसे ही एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की बात करें, जिसको कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। नाम से पता चल रहा है एडिनोट्रोपिको, मतलब आपके एड्रिनलिन जो आपकी ग्लैंड रहेगी उससे रिलेटेड, मतलब जो आपका एड्रिनल ग्लैंड होगा इसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट किया जाएगा उसको रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, आपका एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन करेगा, जिसको कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन करते हैं, जो किससे रिलीज होता है, आपके पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। तो वही चीज है कि ये क्या करेगा, आपकी एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट होता है, कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो आपका हार्मोन है ये सिक्रेट होता है, इसको क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है कि कितना सिक्रेशन होना है, कितना नहीं होना है। तो ये आपके कितने हो गए, 3 आपने हार्मोन देखे। चौथे की बात देखें तो चौथा आ जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको क्या बोला जाता है, शॉर्टकट में FSH बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो जो आपका FSH हार्मोन रहता है ये क्या करता है, आपका मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर ये हार्मोन क्या होता है, सेक्स आपका स्त्रावित होता है, सिक्रेट होता है। यदि सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल की, तो मेल के अंदर तो ये क्या करता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस रहती है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जो आपका FSH हार्मोन रहता है। जबकि फीमेल में बात करें तो फीमेल में जो oogenesis की प्रोसेस है उसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में मतलब क्या होता है, आगे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। oogenesis में किसका फॉर्मेशन होता है, ओवा का फॉर्मेशन होता है, बोले तो ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो उन दोनों के अंदर क्या होता है, ये चीज, ये हार्मोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका आ जाता है LH हार्मोन, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यह बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से, ICSH के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका काम क्या रहता है, ये क्या करता है, मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर ये सीक्रेट होता है, किसके रूप में, आपके एंड्रोजन के रूप में। लेकिन मेल के अंदर तो एंड्रोजन से क्या बच जाएगा, आपके टेस्टेरोन बनाने के अंदर हेल्प करेगा। लेकिन यही फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर भी इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि ये भाई आपका जो बोन डेंसिटी हो गया एंड जो आपके मतलब जो एस्ट्रोजन बनता है फीमेल के अंदर, उन सबको रेगुलेट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो आपकी कामोच्छा होती है उसके लिए भी क्या है, ये आपका LH हार्मोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब यदि अपन बात करें तो जो आपका FSH हार्मोन है एंड आपका LH हार्मोन है, ये किसका पार्ट है, आपके गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है, GTH हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका FSH हार्मोन है एंड LH है, ये दोनों के दोनों किसके पार्ट है, आपके गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के पार्ट रहने वाले हैं। चीज याद रखना कि भाई गोनेडोट्रोपिक पार्ट है, तो गोनेडोट्रोपिक नाम आ गया तो मतलब FSH हार्मोन एंड LH हार्मोन दोनों के बारे में भाई आपसे पूछ लिया गया है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो टोटल कितने हो गए, आपने 5 हार्मोन्स को अपने देख लिया।
चलिए छठे की बात करते हैं। छठा आ जाता है प्रोलैक्टिन या लेक्टोजेनिक हार्मोन आ जाता है। नाम से ही पता चल रहा है प्रोलैक्टिक, मतलब लैक्टिक किससे रिलेटेड रहता है भाई? दूध से रिलेटेड रहता है, मिल्क से रिलेटेड रहता है। तो सीधी सी बात है कि जो आपका प्रोलैक्टिन रहेगा ये किसमें रहेगा? रिस्पॉन्सिबल रहेगा, लैक्टेशन में रहेगा। बोले तो मिल्क फॉर्मेशन के अंदर काफी ज्यादा क्या रहता है? इंपॉर्टेंट रहता है। जिस टाइम पे फीमेल क्या हो जाती है? प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका बच्चा डिलीवर होता है, उसके बाद में जब फीमेल क्या करती है? अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है, उस टाइम पे क्या होता है? ये हार्मोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है दूध के, मतलब मिल्क का जो फॉर्मेशन रहता है, प्रोडक्शन रहता है, उसके अंदर इस हार्मोन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये चीज आपको याद रखना है। ओवरऑल बोले तो जो स्तनपात है वो कराने के अंदर ये जो हार्मोन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बात कर लेते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से पता चल रहा है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब मेलेनोसाइट क्या होगी? जो मेलेनोसाइट जो सेल्स रहेगी वो किसका प्रोडक्शन करेगी? मेलेनिन, मतलब मेलेनिन के प्रोडक्शन के अंदर, मतलब मेलेनिन बनने के लिए स्टिमुलेट करने वाला जो हार्मोन रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा? MSH हार्मोन रहेगा। बोले तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग आपका हार्मोन रहेगा। चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं ये क्या करते हैं। तो नॉर्मली बात करें जो मेमल्स रहेंगे उनके अंदर जो आपका मेलेनोसाइट्स रहेगा, ये मेलेनोसाइट्स क्या करेंगे? जो आपका मेलेनिन रहेगा उसको बनाने के अंदर क्या रहते हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें तो ये क्या है भाई? आपकी स्किन, मान लीजिए ये आपकी स्किन है, ये आपकी कौन सी स्किन के जस्ट नीचे आपकी मेलेनोसाइट जो सेल्स होती है, ये सारी की सारी सेल्स प्रेजेंट रहती है। ये सेल्स ही क्या करती है? आपके मेलेनिन, आपका जो मेलेनिन रहेगा इसके प्रोडक्शन के लिए क्या रहेगी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। मेलेनोसाइट सेल है, इन्हीं से क्या होगा? आपका मेलेनिन बनेगा। अब जो आपका मेलेनिन है, ये मेलेनिन मान लीजिए किसी के अंदर ज्यादा सिक्रेट हो गया, मतलब मेलेनिन है ये मान लीजिए ज्यादा सिक्रेट हो गया, तब तो आपकी स्किन का कलर कैसा हो जाता है? काला हो जाता है, बोले तो ब्लैक हो जाता है, जिसको श्याम वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मान लीजिए इसका सिक्रेशन है वो कम है, तो कम है तो क्या है? आप थोड़े से फेयर दिखोगे, थोड़े से आप गोरे दिखोगे। तो जो स्किन का काला कलर हो गया, गोरा कलर हो गया, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका रहता है? जो आपका मेलेनिन रहता है, इस मेलेनिन का रहता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो दोनों के दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है कि यदि मेलेनिन का सिक्रेशन है ये यदि ज्यादा हो रहा है तब तो आप कैसे हो जाओगे? आपकी स्किन थोड़ी सी क्या हो जाएगी? डल हो जाएगी, बोले तो काली हो जाएगी। जबकि इसका सिक्रेशन थोड़ा सा कम है, ज्यादा होगा तब तो काली हो जाएगी, डल हो जाएगी। और इसका सिक्रेशन यदि कम होगा, स्तर कम होगा, तो क्या हो जाएगा? हल्का, थोड़ा से आप जो गोरे हैं, थोड़े से फेयर हैं, वो आप दिखने लग जाओगे। तो टोटल अपन ने कितने देख लिए भाई? 7 हार्मोन्स है वो अपन ने देख लिए। 8वें हार्मोन की बात कर लेते हैं। आ जाता है आपका एडीएच। एडीएच या इसको बोला जाता है वेसोप्रेसिन हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। एडीएच का मतलब एंटी ड्यूरेटिक जो आपका हार्मोन है वो इसको बोला जाता है। चलिए क्यों बोला जाता है, इसका क्या काम रहता है, ये अपन बात करते हैं। अब सीधी सी बात है कि जिस टाइम पे आपने पानी पिया, खाना खाया, सब कुछ चीज अपन ने कर ली, उसके बाद में आप सबको पता है कि आपकी जो जिस टाइम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम भी अपने पढ़ा था कि भाई जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, ये सारी की सारी चीजें जितने भी इनको ऑब्जर्व करने होंगे वो सारी चीज ऑब्जर्व कर ली। फिर क्या होगा? आपके किडनी के पास में, क्योंकि किडनी क्या करता है? हर चीज को छान के भेजता है। अब वहां पर क्या रहेगा? अब वहां पर क्योंकि किडनी में सबको पता है आपका यूरिन वगैरह बनता है, अब वहां पर जो आपकी चीज पहुंची है, जो आपका यूरिन है, उस यूरिन के अंदर से भी जो किडनी रहती है, किडनी के जो नेफ्रॉन्स वगैरह रहते हैं, वो क्या करते हैं? उसके अंदर से भी यदि कोई वाटर हो गया, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स हो गई, वो सारी चीजें उसमें प्रेजेंट है, तो उस यूरिन में से भी उन चीजों का क्या कर लेती है? वो ऑब्जर्वेशन कर लेती है। और उसी के अंदर क्या होता है? आपका वेसोप्रेसिन एंड जो एडीएच हार्मोन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसीलिए तो इसको क्या बोला जाता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? जो पानी रहता है उस पानी को क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब शरीर में से कम पानी को बाहर निकलने के लिए ये हार्मोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। अब मान लीजिए कि इसका सिक्रेशन है वो मान लीजिए कम हो रहा है आपके शरीर में, जो एडीएच हार्मोन है मान लीजिए इसका सिक्रेशन कम हो रहा है। अब इसका सिक्रेशन यदि कम हुआ तो आपको क्या हो जाएगी? डायबिटीज इंडिपस नामक जो डिजीज है ये हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मान लीजिए आपके शरीर में एडीएच हार्मोन ले लीजिए, वेसोप्रेसिन ले लीजिए, इसकी मात्रा है वो यदि आपके शरीर में कम हो जाए तो आपको कौन सी डिजीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा? तो याद रखना आपको क्या आ जाएगा? डायबिटीज इंडिपस
हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको क्या हो जाएगा, पॉलीयूरिया हो जाएगा। पॉलीयूरिया का मतलब आपका सीधी सी बात है कि इस हार्मोन का काम क्या था, ये वाटर को क्या कर रहा था, मूत्र के अंदर से क्या कर रहा था, अब्जॉर्ब कर रहा था, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया, उनमें से अब्जॉर्ब कर रहा था। लेकिन जब इसका सिक्रेशन ही नहीं हो पा रहा है तो उसके अंदर से वो चीज अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या होगा, बार बार में बाथरूम की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। मतलब बार बार क्या आने लग जाएगा, आपको वॉशरूम की तरफ आवागमन करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वहां की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा। इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, पॉलीयूरिया बोला जाता है, जिसको बहुमूत्रता बोल देते हैं। चलिए, लास्ट आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन सा आ जाता है, ऑक्सीटोसिन, या जिसको पिटोसिन के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों के दोनों नाम है, ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन। इसका मेन जो फंक्शन है ऑक्सीटोसिन का, ये क्या करता है कि जो स्तन ग्रंथियां होती है फीमेल्स के अंदर, उनमें से जो मिल्क होता है, उस मिल्क को इजेक्ट कराने के लिए, बाहर निकालने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपका ऑक्सीटोसिन या जो आपका पिटोसिन होता है। जिस टाइम पे, इसके अलावा इसका एक फंक्शन और है कि जिस टाइम पे फीमेल को क्या होता है, प्रेग्नेंट हो जाती है, जिस टाइम पे उसको लेबर पेन होता है, उस लेबर पेन को स्टार्ट करने के अंदर भी क्या होता है, आपका जो ऑक्सीटोसिन हो गया, पिटोसिन हो गया, इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एंड जो आपका ऑक्सीटोसिन है, इसी को क्या है, लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन आपके इमोशन से रिलेटेड होता है, कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपको दया आ रही है, जो चीजें आपको आ रही है ना, ये जो इमोशन आपको हो रहे हैं कि आप भावुक हो जाते हैं, काफी ज्यादा प्यार में काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं, तो वो जो प्यार में जो आप भावुक हो जाते हैं ना, वो आपकी गलती नहीं है, वो किसकी गलती है कि आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन ने काफी ज्यादा माइंड से क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने उसको ज्यादा स्प्रेड कर दिया, तो भाई आपको किसी पे क्या आ जाती है, दया आ जाती है, प्यार आ जाता है। तो इसीलिए इसको क्या है, लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड, कि जो मिल्क, जो आपकी मेमोरी ग्लैंड रहेगी, उससे दूध निकालने में, इजेक्ट करने में कौन सा हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन। तभी आपने देखा होगा, जिस टाइम पे जो मतलब महिला होती है, उसके बच्चा हो जाता है, तो बच्चा होता है तो मतलब दया आने लग जाती है कि महिला को, चलो बच्चे को भूख लगी होगी, तो वो दूध पिलाती है, तो दूध इजेक्ट हो जाता है, तो उसमें आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एंड जिस टाइम पे फीमेल प्रेग्नेंट होती है, एंड उस टाइम पे उसको जो लेबर पेन होता है, प्रसव पीड़ा होती है, उसके अंदर भी ऑक्सीटोसिन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये अपन ने बात कर लिया आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की। नेक्स्ट आपकी जो ग्लैंड है वो कौन सी आ जाती है, थायराइड ग्लैंड आ जाती है। थायराइड ग्लैंड को आउटो ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है, कि सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट आपकी कौन सी, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन की बात नहीं कर रहा हूं, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो वो आपको याद रखना, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, आपकी थायराइड ग्लैंड होती है। अब देखिए कंफ्यूज कहां हो जाते हैं, ऐसे पूछ ले जाए कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तब तो कौन आएगी भाई, आपका लीवर आएगा। याद रखना, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ ली जाए तो लीवर आएगा, सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड पूछ ली जाए तब भी लीवर आएगा। लेकिन ये पूछ ले जाए कि सबसे लार्जेस्ट आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी आ जाती है, थायराइड ग्लैंड आ जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है, भूल मत जाना। चलिए, अब जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी शेप कैसी होती है, तो याद रखना ये कैसी होती है, जो आप डायग्राम में देखें बाइलोब इसकी स्ट्रक्चर होती है, और वैसे देखें तो जो अंग्रेजी के अंदर आपने एच लिखा होगा, उस एच के जैसी होती है, या आपने इसको कैसे बोल सकते हैं, आपने तितली देखी होगी, बटरफ्लाई देखी होगी, सेम टू सेम क्या होती है, उसके जैसी ही क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसकी लोकेशन पूछ ली जाए तो सीधी सी बात है, अपनी जो गर्दन है, इसके अंदर जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के और ये जो कवर करके हुए आपने देखा होगा कितना ऐसे अच्छा लगता है, तो वो जो अच्छा यहां से दबाते हुए अच्छा लगता है ना, वो महसूस होता है, वो आपकी कौन सी है भाई, थायराइड ग्लैंड यहां पर प्रेजेंट होती है, तो वो आपकी कौन सी है, थायराइड ग्लैंड होती है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, इसके द्वारा कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो याद रखना वो आपका थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन होता है। 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, याद रखिएगा। इसका जो कलर है वो कैसा होता है, पिंक कलर होता है, याद रखना। पिंक कलर किसके कारण होता है, आयोडीन के कारण क्या होता है, पिंक कलर इसका होता है। तो कलर पूछ लिया जाए तो कैसा होता है, पिंक कलर इसका रहने वाला है। एंड डायग्राम में आपने देख लिया कि ये आपके क्या है भाई, थायराइड ग्लैंड रहने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, इसके द्वारा किन चीजों का सिक्रेशन किया जाता है। तो आपने देखा होगा कभी थायराइड जिसको भी हो जाता है तो डॉक्टर कहता है भाई थायराइड ग्लैंड में मतलब जांच कराइए। तो जांच के अंदर क्या देखा जाता है, T3 एंड जो आपका T4 है, इनका सिक्रेशन कितना हो रहा है। जो आपका T3 हो गया जिसको ट्राई आइडोथाइमिन बोला जाता है, T4 हो गया टेट्रा आइडो जो थाइमिन है, इनकी दोनों की मात्रा कितनी है, कितना, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही क्या बोला जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन बोला जाता है। लेकिन जबकि
जो आपका T3 है, ये T3 ऑलमोस्ट 20% रिलीज होता है, T4 होता है ये ऑलमोस्ट कितना होता है, 80% होता है। तो कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा कि जो आपका T4 हार्मोन है, इसी को क्या बोला जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन बोला जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो आपका हार्मोन है, इसका प्रोडक्शन कहां से होता है, T3 एंड T4 दोनों मिला के थायरोक्सिन हार्मोन का क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। अब एक चीज आपको थोड़ी सी यहां पे ये याद रखनी है कि आपने मेंढक देखा होगा, फ्रॉग को देखा होगा। मेंढक क्या देते हैं भाई, अंडे दे देते हैं पानी के अंदर, क्योंकि सीधी सी बात है उभयचर है ये। अब ये जब पानी में अंडे दे देते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि भाई इनसे क्या बनता है, एक लार्वा स्टेज आती है इनमें। वो लार्वा स्टेज कौन सी होती है, टेडपोल लार्वा होता है। तो याद रखना ये भी एक क्वेश्चन बन गया आपके लिए कि जो मेंढक का लार्वा है, उस लार्वा को क्या कहेंगे, तो याद रखना उसको टेडपोल लार्वा बोला जाता है। अब ये जो टेडपोल लार्वा है, ये अडल्ट के अंदर कब कन्वर्ट होता है बोले तो वयस्क के अंदर कब चेंज होता है, जब इसमें क्या होती है, कायांतरण की प्रोसेस होती है, जिसको काया पलट भी बोला जाता है, या बोले तो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस से ही जो टेडपोल लार्वा होता है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई, वयस्क में, अडल्ट मतलब वयस्क बोले तो अडल्ट में बदल जाता है। लेकिन सपोज कीजिए कि यदि जो आपका टेडपोल लार्वा है, इस टेडपोल लार्वा के अंदर यदि जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन था, या थायरोक्सिन हार्मोन है किससे रिलेटेड, आयोडीन से रिलेटेड, यदि उसके अंदर टेडपोल लार्वा में यदि आयोडीन ले लीजिए या थायरोक्सिन हार्मोन ले लीजिए, इसकी यदि उसमें कमी हो जाती है तो याद रखना ये टेडपोल लार्वा कभी भी वयस्क के अंदर बदल ही नहीं पाएगा। मतलब इसका पूरा का पूरा जीवन ही क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, कि भाई ये हमेशा टेडपोल के रूप में ही पड़ा रहेगा, ये अडल्ट के अंदर कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन यहां से भी बनता है, पर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, घुमाने वाला क्वेश्चन बनता है कि यदि जो आपका टेडपोल लार्वा है उसके अंदर यदि आयोडीन या जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन है इसकी यदि कमी हो जाएगी तो क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात है उसके अंदर कायांतरण की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। बोले तो जो टेडपोल लार्वा है ये वयस्क के अंदर कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, ये हमेशा के लिए टेडपोल लार्वा बन के ही रह जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है। और जब कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा देखा है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं समझने के लिए, समझना है तो ठीक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर सकते हैं, कि कई बार क्या है कुछ वैज्ञानिकों ने इसको एक्सपेरिमेंट में देखा कि भाई एक्चुअल के अंदर चीज पॉसिबल है या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, टेडपोल लार्वा की जो थायराइड ग्लैंड है इस ग्लैंड को बाहर निकाल दिया। जब थायराइड ग्लैंड को इन्होंने बाहर निकाला तो इन्होंने देखा कि एक्चुअल के अंदर जो टेडपोल लार्वा था ये वयस्क के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाया। फिर इन्होंने क्या किया, थायराइड ग्लैंड को तो बाहर ही रहने दिया, इनको एक पानी के अंदर आयोडीन जितना चाहिए, आयोडीन एंड जितना जो आपका आयोडीन या जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये जितना इनको चाहिए कि भाई टेडपोल से ये वयस्क में बन जाए, उतना उस पानी में डाल दिया। तो ये देखा गया कि भाई जो टेडपोल लार्वा था ना ये वयस्क के अंदर कन्वर्ट हो गया। मतलब यहाँ पर एक्चुअल के अंदर जो आयोडीन है एंड जो थायरोक्सिन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं टेडपोल से आपके वयस्क बनने के लिए मेंढक के अंदर। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की, कि आखिरकार जो थायरोक्सिन है इसका क्या फंक्शन रहता है। तो बस इसका जो मेन फंक्शन एक हियर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका फंक्शन है कि ये क्या करता है, जो आपकी बीएमआर है इसको क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है, नियमन करने का काम करता है। यहां से बीएमआर से रिलेटेड क्या हो गया, आपकी बेसल मेटाबॉलिक जो आपकी रेट होती है इसको क्या करता है, ये रेगुलेट करने का, नियमन करने का काम करता है। जो आपका कौन होता है, थायराइड ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, जिससे जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है ये आपका हार्मोन ये क्या करता है, जो आपकी बीपी होगी, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, इनको रेगुलेट करने का काम करता है। इसके अलावा जो आपकी हार्ट बीट होती है उस हार्ट बीट को भी रेगुलेट करने का काम करता है। एंड जो आपकी श्वसन दर है, रेस्पिरेटरी रेट है, इसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। तो याद रखना आपके शरीर की जो बीएमआर है, इस बीएमआर को, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाती है, फुल फॉर्म याद रखना इसकी हमेशा, बेसल मेटाबॉलिक जो आपकी रेट होती है इसको रेगुलेट करने का, इसको नियमन करने का काम है वो आपके थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। अब एक चीज आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे याद रखना है कि जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां है इसका पेस मेकर किसको बोला जाता है। तो याद रखना अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो पेस मेकर है वो आपकी थायराइड जो आपकी ग्लैंड है इसको बोला जाता है। जस्ट इससे पहले अपन कार्डिक साइकिल पढ़ के आ रहे हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताना कि भाई जो आपके शरीर जो हार्ट है, इस हार्ट का जो पेस मेकर है, हार्ट के पेस मेकर कौन है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जो हार्ट का पेस मेकर है ये किसको बोला जाता है। तो मैंने एक पेस मेकर को तो बता दिया कि भाई जो एंडोक्राइन ग्लैंड का पेस मेकर है वो तो आपके थायराइड ग्लैंड है, लेकिन जो हार्ट का पेस मेकर है वो कौन होता है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा कमेंट का। चलिए
आगे बात कर लेते हैं कि भाई अब वही चीज मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई चीज होती है वो उसकी अति भी भारी होती है और उसकी कमी भी भारी होती है। तो वही बात कर लेते हैं कि भाई थायराइड ग्लैंड जो आपकी ग्लैंड है, ये यदि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। तो हाइपोथायराइडिज्म की बात करें तो मान लीजिए आपके शरीर में जो थायराइड का हार्मोन था, या बोले तो जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, इस हार्मोन की आपके शरीर में यदि कमी हो जाती है तो आपको घेंगा रोग बोले तो जो गोइटर डिजीज है, गलगन डिजीज है, ये डिजीज आपको हो सकती है। ये जो डिजीज होती है एक्चुअल में किसके कारण होती है, जो आयोडीन होती है। तो एड देखा होगा ना, क्या आपके नमक में आयोडीन है, तो वो जो एड आपने देखा ना, वो इसीलिए है कि यदि आपके शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा नहीं रहती है, जो भी चीज आप नमक खा रहे हैं, जो भी रोटी खा रहे हैं, तो आपके अंदर गलगन रोग हो सकता है, घेंगा रोग हो सकता है। ये एक्चुअल में क्या होता है, इसके कारण जो आपका ये जो गला है, ये गला में क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरह से क्या आ जाता है, आपके गले के अंदर उभार आ जाता है। इसी को ही क्या बोला जाता है, गोइटर डिजीज बोला जाता है, बोले तो गलगन डिजीज है, ये गलगन डिजीज इसको बोला जाता है। तो किसके कारण होता है ये गलगन डिजीज, ये आपके यदि क्या हो जाता है, आयोडीन की कमी हो जाती है आपके शरीर में। तो इसका लक्षण क्या होगा, तो सीधी सी बात है कि जो थायराइड आपकी ग्लैंड रहेगी, ये क्या हो जाएगी, इलार्जमेंट हो जाएगी। मतलब इसकी साइज देखिए, गौर से देख रहे होंगे आप, नॉर्मल जो थायराइड ग्लैंड है, इसको यदि आप डायग्राम में देखोगे तो देखो, देखने में भी कितनी अच्छी दिख रही है, एकदम बटरफ्लाई की जैसे, एकदम नॉर्मल, कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन यदि आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये क्या हो जाएगी, कुछ अजीब सी। देखिए नॉर्मल स्ट्रक्चर तो इसकी यहां तक थी, लेकिन ये ऐसे थी, लेकिन इसमें आयोडीन की कमी होगी तो ये साइज क्या हो जाएगी भाई, इतनी बड़ी क्या हो जाएगी, इसकी साइज हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी, इलाजमेंट इसका हो जाएगा। इसके उपचार की बात करें तो सीधी सी बात है कि जो डाइट आप खाते हैं उसके अंदर यदि आयोडीन की मात्रा वापिस से मिल जाए तो इस पर थोड़ा सा आराम है, वो रिलीज है, वो आपको देखने को मिल सकता है, रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि भाई यदि आपके शरीर में इसकी अधिकता होगी कि आपको जितना आयोडीन खाना था उससे ज्यादा आपने आयोडीन खा लिया, या मान लीजिए आपके थायराइड ग्लैंड ने ज्यादा जो थायरोक्सिन हार्मोन है उस हार्मोन को क्या कर दिया भाई, सिक्रेट कर दिया, तो क्या होगा, तो आपको क्या हो सकता है, एक्सोथैलेमिक जो आपका गोइटर है, या जिसको ग्रेव्स डिजीज है ये बोला जाता है, ये आपको हो सकता है। इसके अंदर क्या होगा कि जो आपका गला है ये भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और आप जो आंखें देख रहे होंगे, फेस देख रहे होंगे, कि मतलब एक तरह से आपको ऐसे लगोगे जैसे कि आप एलियन बन रहे हो, एलियन के जैसे है वो आप है, वो देखने को मिल जाओगे। आप इसकी आंखें देख रहे होंगे, ये चीज को चश्मा ही बना दिया, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो कुछ इस तरह से है वो आप देखने को लग जाओगे। साथ में आप थोड़े से वजन है वो भी आपका कम हो जाएगा। दुबले पतले से तो लिखोगे, लेकिन ऐसे लगोगे जैसे कोई दानव आ गया, कोई राक्षस आ गया, मतलब क्या ही बताएं, वैसे देखने लग जाओगे। गला भी आप देख रहे हैं इसका, उसकी आंखें भी देख रहे हैं कितनी ज्यादा बड़ी हो जाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आपकी आ जाती है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें तो याद रखना, जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये भी सेम टू सेम, ये आपकी कौन सी थी, थायराइड ग्लैंड थी ना, थायराइड ग्लैंड थी। इस थायराइड ग्लैंड के ऊपर 4 आपको गोल गोल है वो बिंदु देखने को मिलेगी। ये जो 4 आपको बिंदु देखने को मिलेगी है, यही आपकी क्या आती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, उस थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे की साइड में क्या होगा, 4 आपकी पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो क्या होती है, एक एक जोड़ी के अंदर, एक एक पैर के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इनके द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, उस हार्मोन को पैराथायराइड हार्मोन बोले तो पीटीएच हार्मोन बोला जाता है, या इसी को कोलिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज याद रखना, जितने भी अपन ग्लैंड पढ़ रहे हैं, इन सब के द्वारा कौन सी ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, ये हार्मोन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले। इन हार्मोन्स को इजीली आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है। इसके अलावा बात करें कि भाई जो पैराथायराइड ग्लैंड है, इसका आखिरकार यूज क्या रहता है, ये करती काम क्या करती है, तो मेनली इसका काम क्या करता है कि जो आपका ब्लड है, इस ब्लड में जो कैल्शियम की मात्रा है, उस कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेट मान लीजिए इंक्रीज करने के अंदर, बढ़ाने के लिए क्या होती है, ये आपकी पैराथायराइड ग्लैंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये क्या करती है पैराथायराइड ग्लैंड, आपका जो ब्लड है, उस ब्लड में जो आपका कैल्शियम है, उस कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का बोले तो इंक्रीज करने का काम है, वो आपके पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। अब जो आपका पैराथायराइड ग्लैंड है, इस पैराथायराइड ग्लैंड से जो आपका हार्मोन निकला है,
जो कोलिक हार्मोन जिसको बोल रहे हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन बोल रहे हैं, इसको क्या एक नाम से और जाना जाता है, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि सीधी सी बात है, हाइपरकैल्सेमिक मतलब हाइपरकैल्सेमिक, हाइपर का मतलब क्या हो गया, ज्यादा हो गया, कैल्सेमिक का मतलब कैल्शियम से हो गया। क्योंकि सीधी सी बात है कि ये आपके शरीर में क्या कर रही है, कैल्शियम की ब्लड में क्या कर रही है, कैल्शियम की मात्रा इंक्रीज कर रही है, इसीलिए इसको क्या है, हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आपके ब्लड में क्या कर रही है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रही है। तो ये चीज आपको याद रखना है, कहीं का आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन कौन सा होता है, तो याद रखना हाइपर कैल्शियमिक, कैल्शियमिक बढ़ा रहा है मतलब आपकी कौन है, आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड, जिसको परा आउटो ग्रंथि भी बोलते हैं। तो मेनली इसका काम क्या हो गया, आपके शरीर में जो कैल्शियम का जो बैलेंस है, उस बैलेंस को संतुलित मेंटेन करने का काम है, वो आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। ये डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये तो आपकी नॉर्मल थायरॉयड ग्लैंड हो जाती है। इसके ऊपर आप डॉट डॉट में कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही होगी, ये एक्चुअल में क्या होती है, आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है। अब वही चीज आ जाती है कि भाई मान लीजिए कि ये पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा जो कोलिक हार्मोन है ये ज्यादा सिक्रेट हो गया या ये कम सिक्रेट हो गया, तो सीधी सी बात है वही है कि ज्यादा कोई चीज होगी तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, कम होगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका सिक्रेशन यदि क्या हो जाता है, जितना शरीर को चाहिए उससे कम यदि इसका सिक्रेशन हो जाता है, बोले तो हाइपो सिक्रेशन हो जाता है, अल्प स्त्रवण हो जाता है, तो क्या होता है, तो सीधी सी बात है यदि आपके शरीर में इसकी कमी हो जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। शरीर में यदि इसकी कमी होगी तब तो आपको हाइपोकैल्सीमिया क्या है, हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है, हाइपोकैल्शियम में क्या होता है कि जो आपकी सीधी सी बात है कि आपके शरीर में कैल्शियम की जो मात्रा है वो मात्रा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, बोले तो कैल्शियम की अमाउंट क्या हो जाएगी, आपके शरीर में डिक्रीज हो जाएगी। अब शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो सीधी सी बात है आपको टिटेनस जो आपकी डिजीज है कि डिजीज हो जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाए कि थायराइड जो आपकी पैराथायरॉयड ग्रंथि है, यदि इससे जो हार्मोन निकल रहा है, पैराथायरोक्सिन हार्मोन ले लीजिए या जो आपका कोलिक हार्मोन है वो ले लीजिए, ये इसका यदि अमाउंट है कम सिक्रेट हो रही है तो आपको कौन सी डिजीज हो जाती है, तो याद रखना टिटेनस डिजीज हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके शरीर में जकड़न है वो आपको क्या होने लग जाएगी, महसूस होने लग जाएगी। ये चीज आपको याद रखना है कि मांसपेशियों में क्या हो जाएगा, ऐंठन हो जाएगा, बोले तो आपको क्रैम्प आने लग जाएंगे, मतलब थोड़े से क्रैम्पिंग आपको होने लग जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा यदि ज्यादा सिक्रेट हो गई, हाइपर सिक्रेशन हो गया, तो हाइपर इसका सिक्रेशन हो गया तो सीधी सी बात है आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस में मतलब क्या होगा, जो आपकी हड्डियां रहेगी, जो आपकी बोन्स रहेगी, ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। मतलब आप थोड़े बहुत ही गिर गए, कहीं कुछ भी लग गई आपकी, तो आपकी हड्डी टूटने के जो चांस है वो चांस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब अगली आ जाती है आपकी थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड की बात करें तो जो आपकी थाइमस ग्लैंड होती है ये कहां पर प्रेजेंट होती है, यहां पर जो आपका दोनों के दोनों जो फेफड़े होते हैं इसके बीच में जो स्टर्नम वाला पार्ट है, यहां जस्ट बीच में क्या होती है, आपकी थाइमस ग्लैंड है, ये प्रेजेंट होती है। और इसमें भी आपको दो लोब है वो दिखाई दे रहे होंगे। इसके भी कितने लोब होते हैं, दो लोब के अंदर ये भी आपको देखने को मिलती है। तो मेन इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, यहां पर बीच में प्रेजेंट होती है स्टर्नम के अंदर। इसके अलावा बात करें इसका जो मेन रोल रहता है थाइमस ग्लैंड का, वो किससे रिलेटेड रहता है, आपके इम्यूनिटी से रहता है। बोले तो आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड आपकी क्या होती है, थाइमस ग्लैंड रहती है। इसके अलावा आपको एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जिस टाइम पे आप छोटे बच्चे थे, छोटू से थे, उस टाइम पे तो क्या होती है, आपकी थाइमस ग्लैंड होती है ये वेल डेवलप रहती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे थाइमस जो ग्लैंड है ये धीरे धीरे साइज में छोटी होती जाती है। और एक टाइम पाके ये भी माना जाता है कि थाइमस ग्लैंड क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और विलुप्त भी नहीं होती है तो इसकी साइज क्या रह जाती है, एकदम छोटू सी रह जाती है, इसकी साइज कम हो जाती है। तो चीज याद रखना है कि जो आप जैसे ही एल्डोस्टेशन बोले तो आपकी जो किशोरावस्था के बाद में जैसे ही आप आगे चले जाते हैं तो इसका आकार क्या होने लग जाता है, हार्मोन्स के अंदर कम हो जाता है। पूछ लिया जाए कि जो थाइमस ग्लैंड है इसके द्वारा कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो याद रखना थाइमोसिन जो आपका हार्मोन है वो क्या करता है, थाइमस ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तो याद रखना थाइमस ग्लैंड किससे रिलेटेड है, आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड है, आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती है। और प्रेजेंट कहां होती है, स्टर्नम वाला पार्ट होता है, दोनों लंग्स के दोनों फेफड़ों के एकदम बीच में जो आपका पार्ट है यहां पर प्रेजेंट होती है। अब बात कर लेते हैं जो आपके थाइमस ग्लैंड के द्वारा जो आपका थाइमोसिन हार्मोन है इसके आखिरकार क्या फंक्शन रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वही चीज आ गई कि जो थाइमस ग्लैंड है इसके द्वारा जिस हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है उसको थाइमोसिन या थाइमिन हार्मोन के नाम से भी
जाना जाता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन क्या रहता है, इम्यूनिटी से रिलेटेड इसका फंक्शन रहता है। अब एक चीज आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है कि जो आपका थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी ले लीजिए या ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट या जो आपकी WBC है, ये किसको बोला जाता है, तो याद रखना आपकी जो थाइमस ग्लैंड है इसको बोला जाता है। बोले तो जो प्रतिरक्षा तंत्र का या प्रतिरक्षा का जो सिंहासन है या टी लिम्फोसाइट या बोले तो WBC का जो परीक्षण केंद्र है, बोले तो उनकी जो ट्रेनिंग स्कूल है, ये ट्रेनिंग स्कूल किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा वो आपका किसको बोला जाता है, आपकी जो थाइमस ग्लैंड है इस थाइमस ग्लैंड को बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इस चीज को नहीं छोड़ना है कि आपकी WBC ले लीजिए या टी लिम्फोसाइट ले लीजिए, इसकी ट्रेनिंग स्कूल किसको बोला जाता है, आपकी थाइमस ग्लैंड को बोला जाता है। या थ्रोन ऑफ जो इम्यूनिटी है, बोले तो प्रतिरक्षा का जो सिंहासन है वो किसको बोला जाता है, आपके थाइमस ग्लैंड को बोला जाता है। क्यों, क्योंकि थाइमस ग्लैंड है ये आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड होती है, ये आपकी क्या हो जाती है भाई, थाइमस ग्लैंड कंप्लीट हो जाती है। मतलब आज अभी अपन ने क्या देख लिया कि जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है इस पिट्यूटरी ग्लैंड को देख लिया, आपकी थायराइड ग्लैंड है इसको देख लिया, आपकी पैराथायराइड ग्लैंड है इसको देख लिया, एंड आपकी थाइमस ग्लैंड है इसको देख लिया। मतलब इन चारों ग्लैंड को अपन ने आज के लेक्चर में क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब जो अगला लेक्चर रहेगा इसके अंदर अपन पीनियल ग्रंथि होगी आपकी, इसके अलावा जो आपकी पेनक्रियाटिक हो गया बोले तो पेनक्रियास ग्लैंड होगी, एड्रिनल ग्लैंड होगी, एंड आपकी जो गोनेट्स बोले ओवेरी या टेस्टिस होगी, इसको अपन अगले लेक्चर में क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। एंड जो इनके नोट्स रहेंगे वो आपको अपनी प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है दादिश ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसके ऊपर आपको मिल जाएंगे, एकदम फ्री के अंदर मिल जाएंगे, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जो नोट्स है नोट्स की PDF वहां पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए एग्जाम आप सबके आने वाले हैं, एग्जाम के लिए भी आप सबको बेस्ट ऑफ लक, एंड कंप्लीट अपन यहाँ पर सिलेबस करने वाले हैं तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अगला जो अपना लेक्चर रहेगा उसके अंदर अपन फिर मिलेंगे, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, थैंक यू।